हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 32 के बारे में। तो देख लीजिए आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब आर्टिकल 32 क्या करता है? आर्टिकल 32 हमें बताता है कि आर्टिकल 32 कन्फर द राइट टू रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। इन अदर वर्ड्स, द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इट्स सेल्फ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 हमें देता है फ्रीडम क्या? डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द वायलेशन ऑफ इन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, डायरेक्टली में गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ए राइट एंड दैट्स कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या है। अब क्या है, इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ क्या करता है, रिट्स इशू करता है। और वो रिट्स देख लीजिए। अब वो रिट्स इसकी ही को लेके सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। और ये रिट इशू करने की पावर क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टोरी एंड क्वो वारंटो। ठीक है, लेकिन क्या था, 1950 से पहले केवल 3 हाई कोर्ट के पास पावर थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। इन तीनों के पास पावर थी कि वह रिट इशू कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, उसके बाद आर्टिकल 226 नाउ एम्पावर ऑल द हाई कोर्ट्स। अब सारे हाई कोर्ट्स के पास पावर है स्टेट के कि वह रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा कंपैरिजन देख लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि किसकी ज़्यादा मतलब पावर बड़ी है, किसका जुरिडिक्शन बड़ा है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, whereas high court can issue rights not only for enforcement of fundamental rights but also for any other purposes in the sense to enforcement of an ordinary legal rights. The writ jurisdiction of Supreme Court in this respect is narrower than the High Court. मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट है केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट की इन्फोर्स करने के लिए रिट तो इशू कर सकता है, उसके साथ साथ लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट इशू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा बड़ी है, हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की छोटी है पावर। ठीक है, इस मामले में दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट हिज टेरिटरी। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है पावर थ्रू आउट द टेरिटरी में कहीं भी रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अपनी जुरिडिक्शन के अंदर ही रिट इशू कर सकता है। लेकिन क्या लिखा है, authority located within its territorial jurisdiction only or outside its territorial jurisdiction only if the causes of action arises within its territorial jurisdiction। मतलब जो किया है, जो अथॉरिटी है या कोई गवर्नमेंट अगर कोई कांड की है, अगर वो उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आ रहा हो, भले ही अथॉरिटी वो आउटसाइड की हो, तो उस पर हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ठीक है, समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, देख लीजिए। Remedy under Article 32 is in itself a fundamental rights. Supreme Court not may refuse to exercise। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकता रिट इशू करने से, मतलब मना नहीं कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट पार्ट ये पावर डिस्क्रेशनरी है, वह मना कर सकता है रिट इशू करने से, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन से रिट्स होते हैं। हैबियस कॉर्पस क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब हैबियस कॉर्पस क्या है कि अगर किसी पर्सन को किसी पर्सन को डिटेंड किया है और जिसने डिटेंड किया है उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले एक क्या कहते हैं नोटिस भेजना पड़ेगा, उसमें पूरी डिटेल होनी चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस पर्सन को डिटेंड करना है और या वो इलीगल है या लीगल है, क्या है, ये सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, लीगलिटी उसकी और इलीगलिटी ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, यही बताया गया है। ठीक है, देखिए और किसके खिलाफ नहीं यूज़ हो सकता है ये भी देख लीजिए। डिटेंशन जब लॉफुल होगा डिटेंशन तब नहीं यूज़ हो सकता। कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, और मतलब अगर कोर्ट के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ किया होगा कुछ तब रिट इशू नहीं हो सकता। अगर कोर्ट के खिलाफ कुछ किया होगा तो नहीं यूज़ हो सकता। आउटसाइड उसके जुरिडिक्शन के आउटसाइड होगा तब नहीं यूज़ हो सकता। मैंडेमस देख लीजिए दूसरा,
मैंडेमस क्या है, इसमें कमांड दी जाती है। इसमें क्या है, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, अगर वो अपनी जॉब करने से मना कर रहा है या कह रहा है फेल हो गया, मतलब कर नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी के बाहर है या वह मना कर रहा है खुद ही, तो उसके खिलाफ ये रेट हो सकता है। ठीक है, अब किसके खिलाफ नहीं हो सकता, अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होगा। और एक ऐसी डिस्क्रिशनरी जॉब के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्क्रिशनरी इन द सेंस उस जॉब का मतलब ये है कि तुम कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, तो उसके खिलाफ जब तुम जॉब छोड़ रहे होगे तो उसके खिलाफ तुम्हें रिट इशू नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो जॉब होती है उनके खिलाफ नहीं हो सकता रिट इशू। प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ इशू नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस जो एक्टिंग में है इस समय, मतलब तो उनके खिलाफ नहीं हो सकता इस समय, नहीं मतलब जो अपने ऑफिस में एक्टिव है उसके खिलाफ नहीं हो सकता रिट। ठीक है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन क्या है, टू फॉरबिड इट इशूड बाय a higher court to lower court or tribunal to prevent the later from exceeding its jurisdiction or uprising a jurisdiction that it does not possess that direct activity, the provision direct inactivity, द रिट ऑफ प्रोविजन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल। अब इसमें क्या है, जैसे कि लोअर कोर्ट्स के पास कुछ ज़्यादा बर्डन हो गया है, काम का ज़्यादा ओवरलोड हो गया, तो उससे हायर कोर्ट उनको प्रिवेंट कर सकती है, उसके केसेस को कम कर सकती है। ठीक है, उसको उससे मतलब की सुरक्षा मिल जाएगी और उसका जुरिडिक्शन जो केसेस है वो पॉज नहीं होगा। ठीक है, जुरिडिक्शन उसका बंद नहीं होगा। और सेटोरी क्या है, इसमें क्या सेटोरी क्या है, सेटोरी सेम ऐसा ही है कि उसके इशू हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट, और देखो पेंडिंग cases with the later to itself or to squash the order of later in case it is issued on the ground of excess of jurisdiction, lack of jurisdiction। अब मतलब लोअर कोर्ट में अगर कोई जजेस की कमी है या और जुरिडिक्शन मतलब कि जो केसेस हैं वो ज़्यादा हैं, पेंडिंग पड़े हैं, तो हायर कोर्ट क्या करता है, वहाँ से केसेस उठा लेता है और उनको प्रिवेंट करता है, उनको क्यूरेटिव भी करता है, मतलब कि उसको सॉल्व करता है, सॉल्व करके उस पर निर्णय भी देता है। लेकिन उसमें क्या है, और इसमें क्या था, प्रोविजन में क्या था, प्रोविजन में केवल था कि सॉल्व कर देगा, निर्णय नहीं सुनेगा, निर्णय तो लोअर कोर्ट का ही होगा। ठीक है, उसके बोझ कम कर देगा। इसमें क्या है, इसमें तो सॉल्व भी करेगा और केस भी सुना मतलब निर्णय भी लेगा, जजमेंट भी देगा सेटोरी के अंडर में, ये रिट ऐसा है। ठीक है, देख लो नेक्स्ट रिट क्या है। नेक्स्ट रिट है हमारा क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो में क्या होता है, क्यू वारंटो में क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस है, उसमें जो परमानेंट करेक्टर है उसकी जगह पे कोई परमानेंट करेक्टर के द्वारा ही अगर कोई स्टैच्यू करेक्टर बना जॉब कर रहा है तो उसके खिलाफ रिट हो सकता है। ठीक है, यही लिखा है देखो, द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैच्यू और बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जिसकी जॉब है वो नहीं कर रहा, उसकी जगह पे कोई दूसरा जॉब कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। मिनिस्ट्री में ये नहीं सकता क्योंकि मिनिस्ट्री में ये अलाउ है। इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज़ issued by the court to inquiry into legality of a claim of a person to public office। कोई पब्लिक ऑफिस में अगर वो कह रहा है कि मैं ही हूँ यहाँ का, ये सब सपोज करो कि कोई गवर्नमेंट जैसे कि रेलवे है, रेलवे का कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो उसमें अगर कोई कहे कि हाँ मैं ही यहाँ का टीटी हूँ और उसकी जगह पे कोई दूसरा लगाया, अगर वो क्लेम कर रहा है कि मैं ही हूँ, तो उसकी जांच करने के लिए इंक्वायरी हो सकती है और अगर सच पाया गया तो उसके खिलाफ वारंट ये इशू हो जाएगा। ठीक है, यही था हमारा आर्टिकल 32। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 33 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।